हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम भारतीय संविधान में संशोधन को समझने वाले हैं कि किस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है या फिर क्या तरीके होते हैं संशोधन के। तो देखो कि अगर हम अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में आता है, अनुच्छेद 368 में आता है। ठीक है, जो कुछ भी अमेंडमेंट प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, वो अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसके एडॉप्शन की बात करें कि हमने इसे कहां से एडॉप्ट किया हुआ है, मतलब कि हमने अपने संविधान में संशोधन प्रणाली को कहां से लिया हुआ है, तो दोस्तों हमने इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। इसे हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो जो कुछ भी अमेंडमेंट प्रोसीजर है हमारे यहाँ पे, वी हैव एडॉप्टेड दिस सिस्टम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका विच कम्स अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। तो देखो कि थोड़ा सा अगर हम अमेंडमेंट प्रोसीजर को लेकर अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिका, ब्रिटेन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि ये अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि भाई बहुत ही ज्यादा रिजिड है, यानी कि रिजिड का मतलब क्या है कि स्थिर। ठीक है, कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन काफी स्थिर है कि यहां पे अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना है, यहां पे अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसे करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि यहाँ पे संशोधन इतने आसान तरीके से नहीं हो पाता। तो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज वेरी रिजिड, कि अमेरिका का संविधान बहुत ही ज्यादा स्थिर है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी परिवर्तन करना है, आपको यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करनी है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर के मामले में कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट करना बहुत ही आसान होता है, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब कि एक मुश्किल काम होता है, टफ कार्य होता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो हमारे भारत का संविधान है वो इन दोनों का मिक्सअप है, अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान का मिक्सअप है। यानी कि जो हमारा संविधान है वो पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। आप दोनों चीजें यहां पे रख सकते हो। ठीक है, कि कुछ चीजों को चेंज करना आसान है और कुछ चीजों को चेंज करना मुश्किल है यहां पर। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं हमारे संविधान में संशोधन के, जरा हम इनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो इसके वेज जानते हैं, ठीक है, तरीके जानते हैं, संशोधन के क्या क्या तरीके हैं। तो देखो दोस्तों कि हमारे संविधान में जो भी संशोधन प्रणाली है, जो भी अमेंडमेंट है, वो 3 तरीके से किया जा सकता है। तो इन तीनों ही तरीकों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ये तरीके हैं, कौन कौन सी 3 वेज हैं अमेंडमेंट के। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है, अच्छा एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब भी बात हो रही है तो इसमें पार्लियामेंट ही करता है अमेंडमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है, संसद ही इसकी शुरुआत करता है और संसद के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया भी जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला तरीका है संशोधन का वो क्या है, सिंपल। इसमें पहला तरीका है सिंपल मेजॉरिटी, सरल बहुमत। पहला तरीका है सिंपल मेजॉरिटी, सरल बहुमत। और सरल बहुमत किसका, तो संसद के दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का। क्योंकि अगर संविधान में संशोधन होता है तो आप लोग याद रखेंगे कि ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, एक साथ सेशन कभी नहीं बुलाया जा सकता। कभी भी संविधान में अगर कोई संशोधन हो रहा है तो संयुक्त सत्र को बुला ही नहीं सकते, अलग अलग पास करवाना पड़ता है। ठीक है, संविधान संशोधन हो रहा है तो उन चीजों को राज्यसभा में अलग पास कराना पड़ता है, लोकसभा में अलग पास करवाना पड़ता है। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सत्र को नहीं बुलाया जा सकता। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए
कि संशोधन केवल संसद कर सकता है, संसद के द्वारा ही शुरू किया जा सकता है, और ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि अलग अलग पास होगा, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग। तो सबसे पहले आता है सिंपल मेजोरिटी, सरल बहुमत। तो देखो कि सरल बहुमत में क्या होता है कि जो भी प्रेजेंट मेंबर होते हैं, प्रेजेंट मेंबर का अगर 50% प्लस 1 वोट मिल जाए तो इसको हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इन तरीकों से चेंज कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के 50% प्लस 1 मत के द्वारा, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों की स्थापना करना। भाई अगर आपके देश में कोई भी नया राज्य स्थापित होता है, किसी राज्य से कोई नाम कोई अलग राज्य बनाया जाता है, तो उसका यही तरीका होता है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इसके बाद चेंज इन नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का अगर नाम परिवर्तित करना है, किसी भी राज्य का नाम बदलना है, तो वो भी आपका इसी तरीके से होगा, ठीक है। प्रेजेंट मेंबर के 50% प्लस 1 वोट से होगा। आपका अगर शेड्यूल 1 से रिलेटेड कोई मामला है, शेड्यूल 2 से रिलेटेड कोई मामला है, शेड्यूल 3 से रिलेटेड कोई मामला है, तो ये सारी की सारी अनुसूचियों में 1, 2, 3 इन अनुसूचियों में, अनुसूची पे मैं वीडियो आपको पहले ही दे चुका हूं, आप एक बार फिर से जाके उसे देख लीजिए ताकि आप समझ पाएं कि अनुसूचियां कितनी है, क्या है और किस अनुसूचियों में क्या दी गई हैं, ठीक है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर। तो शेड्यूल 1, 2, 3 में अगर कोई चेंजिंग करनी है तो उसका यही तरीका है, सिंपल मेजोरिटी। सिर्फ प्रेजेंट मेंबर के 50% प्लस 1 वोट से अगर वो पास हो गया तो ये सारी चीजें मतलब कि मान ली जाती है और ये अमेंडमेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया। अब आते हैं दूसरे तरीके पे कि दूसरा तरीका क्या है। तो भाई दूसरा तरीका है स्पेशल मेजोरिटी। सेकंड इज स्पेशल मेजोरिटी, जिसको हम विशेष बहुमत कहते हैं, विशेष बहुमत। तो यहां पे जरा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं होता कि स्पेशल मेजोरिटी है क्या, ठीक है। एक्चुअली किस तरह से पास होता है ये, इसका प्रोसीजर क्या है स्पेशल मेजोरिटी का। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि 2 बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि जब अमेंडमेंट के लिए वोट करा रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रेजेंट मेंबर है, तो प्रेजेंट मेंबर का 2/3 वोट मिलना चाहिए, ठीक है। उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत मिलना चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो 2/3 वोट मिला है ये टोटल मेंबर का 50% भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगे तो ही स्पेशल मेजोरिटी माना जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से उसे पास माना जाएगा, विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। अब एक एग्जांपल लेके हम जरा समझ लेते हैं इसे, ठीक है। सपोज भाई कि किसी सदन में, मान लेते हैं कि किसी हाउस में 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। किसी हाउस में 100 मेंबर्स हैं, 100 सदस्य हैं किसी सदन में। अब एक दिन क्या हुआ कि 50 ही सदस्य आए हैं, ठीक है। 50 ही सदस्य उपस्थित है, 50 के चलो 60 मान लेते हैं कि एक दिन 60 ही सदस्य उपस्थित है, 40 सदस्य अनुपस्थित है, 40 मेंबर्स नहीं आए हैं। तो अब अमेंडमेंट के लिए वोटिंग हो रही है, तो अब 2/3 वोट मिला, तो कितना वोट मिला भाई, 40 वोट मिल गए, ठीक है, 40 वोट मिल गए। तो अब देखो कि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि भाई प्रेजेंट मेंबर का 2/3 वोट तो मिल गया, लेकिन अब आप एक चीज देखो, क्या ये टोटल मेंबर का 50% है? नहीं है। 50 होगा ना 50% टोटल मेंबर का, तो ये टोटल मेंबर का 50% नहीं है, 40 वोट ही मिले हैं। तो इसने फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल किया लेकिन सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो इसीलिए इसे पास नहीं माना जाएगा, इसे पारित नहीं माना जाएगा। अब मान लो कि किसी दिन 100 में से 90 सदस्य उपस्थित है, 90 सदस्य आए हैं, ठीक है, 10 मेंबर एब्सेंट है। तो अब वोटिंग हो रही है अमेंडमेंट के लिए, तो अब 2/3 वोट कितना हो गया, 60 वोट हो गया, ठीक है, 60 वोट्स हो गए। अब आप देखो कि जब ये 60 वोट्स के साथ पास हो गया तो क्या ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा कि भाई प्रेजेंट का 2/3 तो हो ही गया और साथ ही टोटल का 50% भी है, ये कम से कम, बल्कि ऊपर ये 50% से, तो इसे पास माना जाएगा। तो ये आपका होता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, ये विशेष बहुमत होता है। तो अगर आपके संविधान में फंडामेंटल राइट में कोई चेंजिंग हो रहा है, मौलिक अधिकार में कोई चेंजिंग हो रहा है, अगर मतलब अमेंडमेंट हो रहा है, और आपके संविधान में डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो वो इसी तरीके से होता है, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी में अगर कोई चेंजिंग करनी है तो। अब चलते हैं तीसरे तरीके पर कि तीसरा कौन सा तरीका है हमारे संविधान में,
संशोधन का। ठीक है, तो तीसरा तरीका समझते हैं अब। ये आपके दो तरीके हो गए और इन दोनों तरीकों से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपको कि अगर इनमें कोई चेंजिंग करनी है तो ये इन्हीं तरीकों से होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम तीसरे तरीके पे। संशोधन का तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत। ठीक है, यानी कि जो आप सेकंड वाला तरीका जो पढ़ के आए हो वो तो यहां पे फॉलो होगा ही होगा, वो चीज तो यहां रहेगी एज इट इज। ठीक है, कि विशेष बहुमत के द्वारा, यानी कि सेकंड वाला तरीका पूरा रहेगा यहां पर। ठीक है, और प्लस क्या होगा कि 50% स्टेट्स जो है हमारे देश में वो भी इसे पास कराएं, वो भी रेटिफाई करें। ठीक है, कि 50% स्टेट्स भी रेटिफाई करें इसे। ठीक है, मतलब कि आपके देश के अंदर कितने स्टेट हैं भाई? 28 स्टेट्स हैं, तो वो 15 राज्यों के द्वारा भी पारित हो, 15 राज्यों में भी पारित हो। पहले तो ये प्रोसीजर फुलफिल हो जाए। ठीक है, कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो कि सेकंड वाला तरीका था पूरा का पूरा एज इट इज, ये फॉलो हो जाए। उसके बाद 50% राज्य भी उसे पारित करेंगे। ठीक है, 15 स्टेट्स, हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं, तो 15 स्टेट्स में भी पास होना चाहिए, तब जाके वो अमेंडमेंट पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि आपने सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी पढ़ा, फिर स्पेशल मेजोरिटी पढ़ा, फिर स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ 50% राज्यों को भी इंक्लूड कर रहे हो। क्या देख रहे हो आप कि आप ना सरल तरीके से जटिल तरीके की ओर बढ़ रहे हो। तो इसीलिए हम क्या है, हम मिक्सअप ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम आंशिक रूप से क्या है कि लचीला है हमारा संविधान और आंशिक रूप से हमारा संविधान कठोर है। तो इसी चीज को हमने समझा। अब आप ब्रिटेन में कोई भी संशोधन होना है, अमेंडमेंट होना है, तो हमारे यहाँ का जो फर्स्ट तरीका है उससे किया जा सकता है, लेकिन अगर यूएसए में कोई भी अमेंडमेंट होना है तो इस तरीके से होता है। तो आप इसी से पता लगा सकते हो कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड है और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है, और हमारा इन दोनों का मिक्सअप है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अमेंडमेंट प्रोसीजर को समझाने की कोशिश की कि क्या तरीका होता है संविधान में संशोधन का और किस तरीके से संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो हमारे वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डलती रहती हैं तो वो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।